साथियों, सरस्वती ट्यूटोरियल्स की ओर से मैं विनय प्रकाश मिश्रा यूपीएसआई 2021 के टारगेट बैच में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस बैच में हम बहुत आसान भाषा में बहुत कठिन विषयों को समझेंगे और उन्हें अपने अंदर बिल्कुल गहराई से उतार लेंगे। हम अगर दरोगा भर्ती की बात करें तो उसमें मुख्य विषयों में एक विषय है संविधान, और अगर हम संविधान पढ़ना चाहते हैं तो हमें अपने संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में अगर मैं बात करूं तो ऐसा हुआ कि 1757 में प्लासी व 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अपना शासन कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने देखा कि कंपनी की मोनोपोली स्टार्ट हो गई थी और वे भारत में चूंकि उपनिवेश के रूप में आए थे तो वहां से ब्रिटिश सरकार ने उन पर शिकंजे कसने चालू किए और फिर कंपनी के ऊपर पहला शिकंजे के रूप में आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ ज्यादा परिवर्तन तो नहीं हुए, लेकिन ये पहला ऐसा एक्ट है जिसने संविधान की नींव रख दी। और ऐसा हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। सिर्फ एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग भारत में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर से गवर्नर जनरल बनाए गए पद में आसीन होने वाले पहले व्यक्ति थे। इसके बाद बंबई व मद्रास इन दोनों जगहों के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। तो रेगुलेटिंग एक्ट में पहले क्या हुआ 1773 में कि गवर्नर जो था वो गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। मद्रास व बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए। उसके बाद 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में हुई और उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों की संकल्पना दी गई। मुख्य न्यायाधीश के रूप में पहली बार एलिजा इम्फे भारत में मुख्य न्यायाधीश बनी। 1774 में भारत में बंगाल में कलकत्ता में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। एलिजा इम्फे उसमें मुख्य न्यायाधीश बनी और 3 अन्य न्यायाधीशों के साथ उस सुप्रीम कोर्ट का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। हम ये क्रोनोलॉजी जो देख रहे हैं, हम ये जो कालक्रम देख रहे हैं, इसे एक पूरे सीरीज में देखेंगे जिससे हमें याद हो जाए, हमें तारीखों में भटकना ना पड़े। हमने देखा 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उसके तहत गवर्नर जनरल का पद दिया गया। जो बंगाल का गवर्नर था उसी का नाम गवर्नर जनरल कर दिया। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1781 में एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया जिसमें मूल रूप से यही जो रेगुलेटिंग एक्ट के दोष थे उन्हें दूर किया गया और बिहार व उड़ीसा इन दोनों के लिए भी विधि बनाने का जो दायित्व था वो कंपनी को सौंप दिया गया। कंपनी को सौंप दिया गया अर्थात गवर्नर जनरल को सौंप दिया गया। 1783 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के सारे दोषों को दूर करने का प्रयास किया गया और उसके साथ साथ दोषों को दूर करते हुए बिहार व उड़ीसा के लिए विधि बनाने का जो दायित्व था वो बंगाल के गवर्नर जनरल को दे दिया गया। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट में राजनीतिक व वाणिज्यिक कार्य अलग अलग कर दिए गए। राजनीतिक कार्य और वाणिज्यिक का अर्थ होता है इकोनॉमिकल और राजनीतिक पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कार्य अलग अलग पृथक कर दिए गए और उनका अलग अलग द्वैध शासन प्रणाली के तहत सिस्टम स्टार्ट कर दिया गया। अब इसमें 2 बोर्ड बनाए गए, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो था वो वाणिज्यिक कार्यों को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रहा था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का पूरा कंट्रोल राजनीतिक कार्यों पर था। 2 बोर्ड द्वैध शासन प्रक्रिया कहां से आई? पिट्स इंडिया एक्ट से आई। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया और उसमें क्या हुआ कि द्वैध शासन प्रणाली आई। बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स ने वाणिज्यिक कार्य देखे, बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल्स ने राजनीतिक कार्य देखे और राजनीतिक वाणिज्यिक कार्यों का पृथकीकरण कर दिया गया। इसके बाद आता है 1793 का चार्टर अधिनियम। 1793 का चार्टर अधिनियम जब आता है तो कंट्रोल जो बोर्ड था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था, उसमें जो वहां के लोग थे, जो उसके कर्मचारी थे, उनका वेतन और भत्ता
सब भारतीय राजस्व से देने की बात कही गई। और ये 1793 का जो चार्टर एक्ट आया, यहां से ही भारत को चाटना शुरू कर दिया अंग्रेजों ने। अब तक लूट रहे थे और लूटने के बाद अब इतना कुछ नहीं बचा था, सिर्फ चाटने चाटने भर का भारत बचा था। तो 1793 के चार्टर अधिनियम से उन्होंने वाणिज्यिक कार्य करने वाले बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभी पदाधिकारियों कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते को भारतीय राजस्व से देने की बात कही। इसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट आया, जिसमें व्यापार पर कंपनी का अधिकार जो था, एकाधिकार जो था, वो समाप्त किया गया। लेकिन चाय और चीन इन दोनों पर व्यापार को 20 वर्ष तक एकाधिकार के लिए सुरक्षित रख दिया गया कि अब चाय और चीन को छोड़कर बाकी कंपनी का एकाधिकार नहीं होगा। एकाधिकार का मतलब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार नहीं करेगी। ये 1813 में कहा गया है, तो 20 वर्ष का मतलब हुआ 1833। अगर 1813 की बात है, 20 वर्ष का एकाधिकार बढ़ाया गया, तो आगे आने वाला सन कौन सा होगा? 1833। और उस सन में क्या होगा? कंपनी का पूर्ण एकाधिकार समाप्त हो जाएगा। और वही हुआ, कंपनी का पूर्ण एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। और 1813 में एक कार्य और हुआ था कि ईसाई मिशनरियों का भारत में प्रचार करने के लिए आगमन शुरू हो गया था। ईसाई मिशनरी जो धर्मांतरण के पक्ष में थे, जो लोगों को ईसाई धर्म की ओर इन्फ्लुएंस कर रहे थे, वो लोग भारत में आने लगे थे। इसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट में बंगाल का गवर्नर जनरल जो था, वो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का ही गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल। और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग कौन थे? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। और ये इनकी संकल्पना कब आई थी? 1773 में। और इनकी संकल्पना कब आई? इनकी संकल्पना कब आई थी? 1773 में। और बंगाल के गवर्नर जनरल की संकल्पना कब आई? 1773 में। और भारत के गवर्नर जनरल की संकल्पना कब आई? 1833 में। और भारत का गवर्नर जनरल बंगाल का गवर्नर जनरल ही भारत का गवर्नर जनरल हो गया। 1833 में ही बजट पर गवर्नर जनरल का अधिकार हो गया कि अब बजट कौन प्रस्तुत करेगा? गवर्नर जनरल प्रस्तुत करेगा। और उसके बाद मैकाले जो थे, जो भारतीय शिक्षा पद्धति में आंग्ल भाषा को लाने, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को जो है पूरी तरीके से समेकित करने वाले व्यक्ति थे, उनको गवर्नर जनरल की परिषद में सम्मिलित कर दिया गया और इनको चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। इसके बाद आता है 1853 का चार्टर एक्ट। ये 1813, 1833 और 1853 ये चार्टर एक्ट जब आता है तो इसमें क्या है? विधायी व प्रशासनिक कार्य अलग कर दिए गए। 1853 के चार्टर एक्ट में विधायी व प्रशासनिक कार्य अलग किए गए थे और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में राजनीतिक वाणिज्यिक कार्य अलग किए गए थे। अब जब 1853 में चार्टर एक्ट में विधायी व प्रशासनिक कार्य अलग कर दिए गए, तो इसी के साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा के और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भारत में आगमन किया गया, भारत में इसका शुभारंभ किया गया। और 1854 में मैकाले की एक समिति बनी, जिस समिति ने सिविल सेवा परीक्षाओं के विषय में अपनी एक रिपोर्ट दी और उसमें उन्होंने भारतीयों की भी स्वीकार्यता अपना ली कि अब सिविल सेवा परीक्षा भारतीय भी दे सकते हैं। और इसके साथ साथ केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व दिया जाने लगा। अगर अब हम ध्यान से देखें तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट, ये 7 एक्ट हमारे, ये सातों एक्ट हमें कंपनी के शासन के विषय में बताते हैं कि कंपनी का शासन ऐसे ऐसे भारत पे रहा। इसके बाद कंपनी के शासन को पर चूड़ियां कस दी जाती हैं। कंपनी को बिल्कुल जो है ब्रिटेन कंपनी के शासन को समाप्त करने के साथ साथ ब्रिटेन के शासन को भारत पे लागू करने का प्रयास किया जाता है। तो हम इस कालक्रम को, इन 7 कालक्रमों को जब देखते हैं तो इसे हम कहते हैं कंपनी का शासन। और इसके बाद की जो घटनाक्रम है जो अभी हम पढ़ेंगे, उन्हें हम कहते हैं भारत पर मुकुट का शासन। तो आइए मुकुट के शासन के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। मुकुट के शासन में
भारत में पहला एक्ट आया 1858 में, भारत शासन अधिनियम। 1858 से पहले ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी कि भारत शासन अधिनियम लाना पड़ा? आप सभी को याद होगा 1857 क्रांति का वर्ष। क्रांति के वर्ष के साथ साथ हमारे देश में 1858 में ब्रिटेन की संसद में पारित हुआ एक एक्ट लागू हुआ जिसे कहते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम, इंडिया रूल एक्ट। आइए इसमें क्या था समझते हैं। तो 1858 में जब भारत शासन अधिनियम भारत में लागू किया गया तो भारत पर मुकुट का शासन आरंभ कर दिया गया। भारत में इसी के साथ साथ दो पद जो है वो चर्चा में आए, एक भारत का सचिव, भारत सचिव जिसे कहते थे, और दूसरा वायसराय। जो भारत सचिव था वो इंग्लैंड में मुख्यतः बैठता था और जो वायसराय था वो भारत में आकर के काम करता था। भारत में पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। और बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल ये दोनों को समाप्त कर दिया गया। बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल ये दोनों कब आए थे? जब भारत में राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग किया गया था। और कब अलग किया गया था? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के साथ खत्म किया गया था, अलग किया गया था। और इसी पृथकीकरण के साथ साथ बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल को कौन सा कार्य दिया गया था? बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल को दिया गया था राजनीतिक कार्य और बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर को दिया गया था वाणिज्यिक कार्य। बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल को राजनीतिक कार्य के साथ साथ, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स को वाणिज्यिक कार्य के साथ साथ कार्यक्रम पृथक किया गया था। लेकिन 1858 के भारत शासन अधिनियम के बाद इन दोनों बोर्ड्स को समाप्त कर दिया गया और दो नए पद आए, जिसमें एक जो वायसराय रहे, वायसराय भारत के पहले कौन है? लॉर्ड कैनिंग, और इंग्लैंड में भारत का सचिव रहा। ये जो वायसराय था ये कुछ एक नया पद ऐसा नहीं था। ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, फिर उसके अंदर मद्रास और बंबई दोनों के गवर्नर समेकित किए गए थे। और उसके बाद उन दोनों को समेकित करने के बाद जो बंगाल का गवर्नर जनरल बना था वो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और भारत का गवर्नर जनरल जो था वो बाद में 1858 के भारत शासन अधिनियम के साथ साथ भारत का वायसराय हो गया। और वायसराय पहले कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ओके, अब आते हैं हम इसके बाद 1858 के भारत शासन अधिनियम के बाद अगला अधिनियम आया 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम में क्या था कि पहली बार विधि निर्माण में भारतीय आ गए, मंत्रिमंडल की संकल्पना आ गई और वायसराय को विशेषाधिकार व आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई। विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया और इसी के साथ साथ 6 दिनों की पूर्व सूचना के साथ उन्हें बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। लेकिन इसके साथ एक शर्त और रखी गई कि वह प्रश्न लोकहितकारी होना चाहिए। और इसी के बाद 1892 के भारत परिषद नियम के बाद हमारे यहाँ सबसे खतरनाक भारत परिषद नियम आया, जिसे हम काला अधिनियम भी कह सकते हैं। और इसी ने भारतीय अखंडता और एकता पर सबसे बड़ी चोट की। और इसमें क्या था? 1909 का भारत परिषद नियम, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले कौन थे? मार्ले को हम सांप्रदायिकता का जनक कहते हैं। मार्ले सांप्रदायिकता का जनक था। और ये जो मिंटो है, मिंटो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक थे। सांप्रदायिक निर्वाचन क्या होता है? सांप्रदायिक निर्वाचन होता है जैसे हम ब्राह्मण हैं तो हम ब्राह्मण को ही नियुक्त करें, हम उसी को वोट दें। और जो कोई व्यक्ति मुस्लिम है वो मुस्लिम को वोट दे। इस प्रकार की जन भावना जब पूरे जनता में फैल जाए तो उसे कहते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन की भावना। और उसके जनक कौन थे? मिंटो। और भारत में सांप्रदायिकता के जनक कौन थे? मार्ले। 1909 के इस एक्ट के तहत वायसराय की परिषद में पहले भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को स्थान मिला। वायसराय की परिषद में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को स्थान मिला और ये
भारत सचिव जो था, भारत सचिव की परिषद में केसी गुप्ता व सैयद हुसैन बिलग्रामी की नियुक्ति हो गई और यहीं पृथक निर्वाचन की नींव पड़ी। पृथक निर्वाचन की नींव का अर्थ यह है, पृथक निर्वाचन का अर्थ हुआ कि अगर आप अपने संप्रदाय के लिए ही वोट डालें तो इसे हम पृथक निर्वाचन भी कह सकते हैं। और इसके बाद आता है 1919 का भारत शासन अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें क्या था, दोहरी शासन प्रणाली, केंद्र व राज्य पृथक कर दी गई। अब केंद्र के लिए अलग सत्ता और राज्य के लिए अलग सत्ता, जो हम आज देख रहे हैं, ऐसी ही शासन प्रणाली यहाँ विकसित की गई 1919 की भारत शासन अधिनियम में। फिर प्रत्यक्ष निर्वाचन। अब तक निर्वाचन प्रत्यक्ष नहीं था, अब निर्वाचन की पद्धति कैसी हो गई, प्रत्यक्ष निर्वाचन हो गया। संपत्ति, कर व शिक्षा के आधार पर पृथक मताधिकार। अगर मेरी संपत्ति ज्यादा है तो मैं वोट इस प्रकार दूंगा, अगर मैं कर ज्यादा देता हूं तो मुझे वोट देने के इतने विशेषाधिकार हैं, और अगर मेरी शिक्षा ज्यादा है तो मुझे वोट देने के इतने विशेषाधिकार हैं। इसका डिस्क्रिमिनेशन यहाँ स्टार्ट हुआ। और इसी के साथ साथ वायसराय की परिषद में 6 में से 3 सदस्यों को भारतीय होना अनिवार्य बताया गया। और 1919 के इस भारत शासन अधिनियम के बाद 2 अधिनियम और आए। आइए हम उन दोनों अधिनियम को देखते हैं। हमने अभी 1919 का भारत शासन अधिनियम पढ़ा, उसके बाद 1935 में एक भारत शासन अधिनियम आता है, जिससे संविधान का बहुत बड़ा हिस्सा इसी से लिया गया है। और इसी को हमने तब तक यूज किया जब तक हमारा संविधान नहीं बनता है, तब तक हमारे यहाँ 1935 का भारत शासन अधिनियम लागू रहा। 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही आरबीआई की स्थापना की गई, आरबीआई की स्थापना की गई। और इसी के साथ साथ फेडरल रूलिंग, संघीय शासन की नींव पड़ी भारत में। और यहां से निर्वाचन में थोड़े सुधार होना शुरू हुए और 10% जनसंख्या को मताधिकार की छूट मिली। 10% लोग मताधिकार कर सकते, 10% लोगों को मताधिकार का लाभ प्राप्त हुआ यहाँ से। और इसी के साथ साथ संघीय न्यायालय की स्थापना के प्रावधान किया गया और शक्तियों का जो विभाजन था, जो शक्तियां थी शासन के पास, उनका विभाजन कर दिया गया और शक्तियां 3 सूचियों में विभाजित की गई। एक केंद्र सूची जो आज भी कार्यरत है, केंद्र सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची। और यहां से पहली बार इन 3 सूचियों को भारत में इंट्रोड्यूस कराया गया, केंद्र सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची को। और इन सूचियों के माध्यम से ही अब शासन प्रारंभ हो गया। केंद्र सूचियां वे थी जो केंद्र के आय की मदें कहाँ से हैं और उनके खर्च के क्षेत्र क्या क्या हैं, केंद्र किन किन चीजों को अपने व्यवस्था में रखेगा, वो केंद्र सूची में थी। राज्य सूची में जो राज्य के अंतर्गत राज्य सरकारें हैं, वे अपने अंतर्गत कौन कौन सी सुविधाएं रखेंगी और कौन कौन सी आय की मदें उनकी होंगी। और समवर्ती सूची में इन दोनों को, जहां दोनों के बराबर अधिकार हैं, वैसे कार्य रखे गए, वैसे क्षेत्र इसमें रखे गए। और यह है 1935 का भारत शासन अधिनियम। और इसके बाद आता है 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। अब हम यहाँ आपको 2-3 शब्द समझा देते हैं। जैसे आपने शब्दावली यहाँ समझ लीजिए। आपने एक शब्द सुना होगा उपनिवेश, दूसरा शब्द आपने सुना होगा आपने एक शब्द सुना होगा उपनिवेश राष्ट्र। उपनिवेश राष्ट्र क्या होते हैं? वे राष्ट्र जिन पर कोई दूसरा देश अपना आधिपत्य व्यापार के माध्यम से कर ले, वे उपनिवेश राष्ट्र होते हैं। इन्हें हम अंग्रेजी में कॉलोनी कहते हैं, कॉलोनी। और कॉलोनी भारत कब तक रहा? जब तक भारत में ब्रिटिश कंपनी का और ब्रिटिश मुकुट का शासन रहा, तब तक भारत ब्रिटेन का क्या रहा? उपनिवेश रहा। हम अंग्रेजों के क्या रहे? उपनिवेश रहे, कॉलोनी रहे। और इसके बाद जो दूसरी व्यवस्था होती है वो होती है डोमिनियन। डोमिनियन का अर्थ होता है किसी पर आश्रित होना।
आश्रित राष्ट्र। डोमिनियन कौन से होते हैं? वे राष्ट्र जो सत्ताएं अपनी चलाएं, जिनमें विधि निर्माण की शक्ति हो, जिनमें अपने शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाने की शक्ति हो, लेकिन वे सारा काम किसके राजपत्र पे करे? किसी दूसरे राष्ट्र के राजपत्र पे करे, तो उसे हम कहते हैं डोमिनियन। तो अंग्रेजों ने एक लालच हम लोगों को दिया कि आप कॉलोनी हैं, हम आपके सारी आय की मदें उठा लेते हैं, आपका सारा पैसा हम लेते हैं, हम ये सब छोड़ देंगे, हम आपको डोमिनियन बना देंगे, हम आपको डोमिनियन बना देंगे, आप हमारा मुकुट यूज करिए, आप हमारा मुखिया आपका मुखिया कहा जाएगा और आपका राजपत्र हमारा राजपत्र, हमारे राजपत्र पर आपके सारे राजकीय कार्य होंगे। तो भारत ने इसे अस्वीकार कर दिया। और इसके बाद आता है डोमिनियन के बाद आता है सोवेरियन। सोवेरियन या संप्रभु राष्ट्र। तो भारत ने कहा कि हम अपनी संप्रभुता के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने देश को संप्रभु राष्ट्र के रूप में ही स्वीकारेंगे, हम डोमिनियन नहीं बनेंगे। और इसी के साथ साथ 1947 में इन्हें के साथ साथ 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया, जो ब्रिटेन की संसद में वहां के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने पारित किया। और क्लीमेंट एटली ने जब यह अधिनियम पारित किया तो उन्होंने कुछ बातें कही। वे बातें ये थी कि भारत तब तक जब तक अपना संविधान नहीं बना लेता है, तब तक 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही हम भारत में शासन व्यवस्था चलेगी। और साथ साथ 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम में ही इन्होंने दो विभाजन, पहली चीज तो इन्होंने भारत का विभाजन किया। 1935 में इन्होंने भारत का विभाजन किया, बर्मा और अदन को भारत से विलग कर दिया। भारत से ये दोनों बर्मा और अदन को 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत अलग कर दिया गया। और 1947 में पुनः भारत का विभाजन हुआ, जिसमें दो राष्ट्र भारत व पाकिस्तान बने। और इस 1947 के जो फरवरी 1947 में पहली बार चर्चा में आया और जुलाई 1947 में ये ब्रिटेन की संसद में पारित हुआ। क्लीमेंट एटली ने इसे पारित किया और इस पे कहा गया कि भारत विभाजित होकर के दो राष्ट्रों भारत व पाकिस्तान में मिल जाएगा। और विभाजन गलत नहीं था, विभाजन का तरीका गलत था। और विभाजन के तरीके में इन्होंने कहा विभाजन के तरीके में कहा कि जो रियासतें भारत में रहना चाहें वे भारत में, और जो पाकिस्तान जाना चाहें वो पाकिस्तान में सम्मिलित हो सकती हैं। और यहीं पर एक इन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच में लड़ाई का बीज बो दिया, जिसका दंश हम आज तक झेलते आ रहे हैं। तो 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम के बाद भारत में एक संविधान सभा का गठन होता है। भारत में वो संविधान सभा गठित होने के बाद 1949 में 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बन जाता है और 26 जनवरी 1950 से वह लागू हो जाता है। संविधान सभा का गठन और भारत में संविधान का लागू होना, ये दोनों हम अगले क्लास में देखेंगे। और इसी के साथ साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आप तब तक देखिए एक समरी ऑफ द वीडियो।